तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने चल रहे हैं क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बुक को, जिसमें हम लोग सोशल साइंस को देखने वाले हैं। सोशल साइंस में इतिहास को शुरू करने चल रहे हैं आज के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं पहले पाठ का नाम क्या है। पहले पाठ का नाम है क्या, कब और कहाँ और कैसे। ये पहले पाठ का नाम हुआ। तो कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, उस समय की बात को याद हो, उससे बात कर सकते हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। जैसे अगर कुछ समय की बात हो तो उसको तो जाना जा सकता है, रेडियो से सुन सकते हो या जो व्यक्ति जान रहा हो उसके द्वारा आप जान सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर कोई बात बहुत पुरानी है, बहुत साल पहले की है, तो उसको कैसे जानेंगे। तो देखते हैं कैसे जानेंगे। यहाँ पे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, एक हेडिंग है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो देखिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, यानी आखेटक शिकारी को कहते हैं, हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे, तो देखिए कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, मानचित्र 1 यहाँ चित्र दिया गया होगा। मानचित्र 1 कहाँ पर है देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर है। तो इसमें खोजने पर मिलेगा आपको। तो देखते हैं इसको, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। किस किस का, अपने भोजन के लिए किस चीज़ को जुटाया करते थे। जड़ों को, फलों को तथा जंगल के अन्य उत्पादों को संग्रह माने जुटाना, इकट्ठा करना। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट माने शिकार। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ,
तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। सबसे पहले क्या उपजाना शुरू किया था? गेहूं और जौ को, इसको ध्यान रखना है। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। कौन कौन से पशु पालने लगे? भेड़, बकरी, गाय, बैल इत्यादि। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो इस नक्शे में देखना पड़ेगा, आप देखेंगे तो गारो तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आप खोज सकते हैं, पूरा देखेंगे। ठीक है, विंध्य पहाड़ी यहाँ पर है, तो नक्शा को देख करके आप खोज पाएंगे। एक कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो इस जो नक्शे में अभी दिखाए हम, यहीं से आपका कृषि का विकास शुरू होता है। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल की खेती यानी धान। स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, वे स्थान कहाँ थे? विंध्य के उत्तर दिशा में। इसके आगे देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो यहाँ क्या होता है? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसको सहायक नदी कहा जाता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कितने साल पहले? 2500 वर्ष पहले। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो ये भी नक्शे में आपको मिलेगा। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में यह बिहार में है। वर्तमान में बिहार में है, नाम से जाना जाता था, मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखें। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ठीक है, बड़ा करते हैं, थोड़ा बढ़िया दिखेगा। चलिए देखते हैं। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। ठीक है,
कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आगे देखते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ये प्रश्न है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो देखते हैं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ठीक है। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला। किससे? इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस क्या कहा? हिदोस तथा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुराने कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, देश के लिए इसका प्रयोग बाद में शुरू हो गया। अतीत के बारे में और कैसे जाने? अतीत के बारे में और कैसे जाने, तो देख लेते हैं कैसे जानेंगे। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती हैं। जो पुस्तकें हाथ से लिखी गई हैं, छपी नहीं है, उसको पांडुलिपि कहा जाएगा। ठीक है, कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लिखा गया है, इस तरह से। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, यानी इतना साल पुराना है तो कीड़े खा करके ख़त्म कर दिए, नष्ट कर दिए उसको, तथा कुछ नष्ट कर दी गई।
फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आज सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी मिलते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, उस समय की जो आम जनता थी वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक है, अभिलेख यानी जैसे पत्थर हो गया या कठोर कोई चीज़ हो गया, उस पर खोद करके जो लिखे गए हैं वो ऐसे मतलब हैं। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों के इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। जैसे यहाँ एक अभिलेख दिखाया गया है, देख रहे होंगे आप, यहाँ पर है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे अब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।